हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। पीपीएससी एई के आने वाले एग्जाम्स के लिए हम लोग जनरल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो प्रैक्टिस सेट 6 का ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कुछ क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड डिपेंड्स ऑन। तो थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता बल्कि इसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो प्रॉपर्टी जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करता है। और डेंसिटी, आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। याद रखिए कोई भी मटेरियल जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तीनों स्टेट में अलग अलग तरीके से थर्मल कनेक्टिविटी होता है। अगर सेम मटेरियल सॉलिड स्टेट में है तो थर्मल कनेक्टिविटी की रेट सबसे हाईएस्ट होती है, लिक्विड स्टेट में मीडियम एंड गैस स्टेट में लीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, हीट कंडक्शन इन गैस इज ड्यू टू। हीट कंडक्शन किसकी वजह से होता है? गैस में। तो जैसे कि हम गैस में जानते हैं, गैस में क्या होता है कि पार्टिकल्स काफी डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं, पार्टिकल्स सेपरेटेड होते हैं। तो और ये क्या होता है, वाइब्रेशन में होते हैं हमेशा। मॉलिक्यूलर मोमेंटम इसमें हमेशा होता है ट्रांसफर, वाइब्रेशन। तो ये पार्टिकल इससे टकराता रहता है, ये पार्टिकल इससे कोलिजन करता रहता है, ये पार्टिकल इससे कोलिजन करता रहता है। तो ये इसका मेन मैकेनिज्म है किसी भी चीज को ट्रांसफर करने का। हीट कंडक्शन ही नहीं बल्कि विस्कोसिटी को भी ट्रांसफर करने का, विस्कोसिटी प्रोसेस करने का भी कारण यही है। तो गैस में जब भी बात आएगी तो क्या होगा, इलास्टिक इंपैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूल्स कोलिजन इन। अभी हमने देखा ये इसकी वजह से क्या होता है, हीट ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंडक्शन होता है, रेडिएशन नहीं, स्कैटरिंग नहीं, कन्वेंशन नहीं, क्या होता है, कंडक्शन, हीट कंडक्शन होता है। A man sits on the floor by a fire burning at some distance at same level। एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है मान लेते हैं, और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे फायर है। ठीक है, यहाँ पे फायर है, सेम लेवल पे, लेवल यहाँ पे सेम है। द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन रिसीविंग हीट इज। तो किस मोड से हीट को ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन या रेडिएशन। कंडक्शन कब होता है, जब बॉडी में डायरेक्ट हीट ट्रांसफर हो रहा हो, उसको बोलते हैं कंडक्शन। तो इसमें क्या होगा, रेडिएशन आएगा यहाँ से एयर के थ्रू और यहाँ पे वो हीट ट्रांसफर, हीट रिसीव करेगा बेसिकली। दिस इज द मोड ऑफ रेडिएशन। मोड ऑफ हीट कंडक्शन से क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है, द फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज वैलिड फॉर। तो फोरियर लॉ क्या है पहले तो वो देखते हैं। फोरियर ने क्या कहा कि हीट जो ट्रांसफॉर्म होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसके लिए उन्होंने इक्वेशन दिया, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ एजम्पशंस रखे। एजम्पशंस क्या था कि इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट द फ्लो ऑफ हीट इज स्टेडी स्टेट कंडीशन। द फ्लो इज इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी मीन्स टाइम के साथ सेम पॉइंट पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही हो। दूसरा, वन डायरेक्शनल हीट ट्रांसफर, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है। नो हीट जनरेशन, कोई एडिशनल हीट जनरेट नहीं हो रहा है। मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमोजीनियस के मीन्स क्या होता है, मटेरियल इज सेम, दैट मीन्स कोई मटेरियल, ये बॉडी है तो इसका मटेरियल थ्रू आउट द सेक्शन सेम है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। आइसोट्रोपिक मीन्स प्रॉपर्टीज आर सेम, प्रॉपर्टीज आर सेम, स्पेशली ई की बात करें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इफ इन ऑल डायरेक्शन इट इज सेम, इट इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक। और तीसरा होता है प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक क्या होता है कि अगर क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है सेक्शन के साथ, दैट मीन्स क्रॉस सेक्शन इज सेम, देन इट इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक सेक्शन। तो ये अजम्पशंस था। अब ये क्या है, वन डायमेंशन ओनली, टू डायमेंशन ओनली, थ्री डायमेंशन ओनली एंड नन ऑफ दीज। तो आप देख सकते हैं कि ये वन डायरेक्शनल था, वन डायरेक्शनल हीट ट्रांसफर। नाउ जो फोरियर लॉ था वो क्या था, वो था माइनस के ए डी टी डिवाइड बाई एल। ठीक है, मतलब यहाँ पे डी टी मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको हम T1 माइनस T2 भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, चेंज इन टी, डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, एल क्या है, थिकनेस ऑफ मटीरियल। नेक्स्ट यहाँ पे एक फैक्टर आता है कि एल बाई के ए को क्या बोलते हैं, एल बाई के ए को क्या बोलते हैं। तो इसका अपोजिट एल बाई के ए को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में आता है व्हाट इज एल बाई ए के, इट इज थर्मल रेजिस्टेंस एल बाई के। क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ प्लेन वॉल फॉर स्टेडी स्टेट
हीट फ्लो एंड कांस्टेंट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कह रहा है कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा प्लेन वॉल के लिए अगर स्टेडी स्टेट हीट फ्लो है और कांस्टेंट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। थर्मल कंडक्टिविटी भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो स्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट फ्लो का तो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेन वॉल है, if it is plain wall then the distribution is linear, if it is plain wall then temperature distribution is linear। और यहीं पे अगर प्लेन वॉल की जगह अगर हॉलो सिलेंडर होता, क्योंकि कई बार क्वेश्चन हॉलो सिलेंडर का भी आया हुआ है, तो हॉलो सिलेंडर हो तो उसके लिए कैसा हो जाएगा, लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक तो याद रखिए जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लेन वॉल के लिए लीनियर होता है और हॉलो सिलेंडर के लिए लॉगरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेस्ड एयर कमिंग आउट फ्रॉम पंक्चर्ड फुटबॉल। जो कंप्रेस्ड एयर अगर फुटबॉल को पंक्चर कर दिया जाए, उसमें होल कर दिया जाए, तो उससे जो कंप्रेस्ड एयर बाहर आ रहा होता है वो किस स्टेट में होता है, बिकम्स हॉटर, बिकम्स कोल्डर, रिमेन्स एट द सेम टेम्परेचर, अटेन्स एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो ये क्या होता है, देखिए ये कोल्डर हो जाता है। क्यों होता है कोल्डर, क्योंकि जब कंप्रेस्ड एयर है तो इनिशियली क्या था, फुटबॉल के अंदर कन्फाइंड था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ही सिर्फ थी, इसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। और जब हमने इसमें एक पंचर कर दिया, मतलब एक होल किया, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा एयर मास यहाँ से बाहर आएगा एक नोजल की तरह, ठीक है, नोजल की तरह वर्क करता है। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, इंथैल्पी ऑफ गैस से। जो गैस की इंथैल्पी है उससे ये अपना काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, और यहाँ से एक नोजल की तरह काफी हाई स्पीड में, मतलब v इज इक्वल टू 0 से लेके v इज इक्वल टू v पे यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, ये इसका टेम्परेचर कूल हो जाता है, क्योंकि इंथैल्पी को वो यूज कर रहा है, जो भी गैस है या जो भी एयर है अंदर उसकी इंथैल्पी को यूज कर रहा है, इसलिए वो कूल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इंथैल्पी को यूज कर रहा है वो वेलोसिटी को जनरेट करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज। तो इंटरनल एनर्जी कौन सा लॉ डिफाइन करता है, आप देखिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के सारे लॉ कुछ न कुछ चीज को डिफाइन करते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ मोशन था न्यूटन्स का, उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स के हर एक लॉ कुछ न कुछ डिफाइन करते हैं। जैसे कि देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये क्या कंसेप्ट देता है, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जो जीरोथ लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है, वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है। दूसरा लॉ मतलब क्या कहता है कि अगर a प्लस बी है और ए और बी इक्विलिब्रियम में है और बी और सी इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी इक्विलिब्रियम में होंगे, तो मतलब ये कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को जनरेट करता है। फर्स्ट लॉ किसको जनरेट करता है, कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी को, और सिमिलरली सेकेंड लॉ कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी को, क्योंकि इंट्रोपी इसमें क्या होगा, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अब इसमें इंटरनल एनर्जी बोला तो ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द हीट इंजन अटेन्स 100% थर्मल इफिशियंसी इट वायलेट्स। तो हीट एनर्जी, हीट इंजन जो है वो केल्विन प्लैंक पे बेस्ड होता है, ठीक है। हीट एनर्जी कह रहा है कि हीट एनर्जी अगर 100% थर्मल इफिशियंसी अटेन करेगा तो ये किस चीज को वायलेट करता है, ठीक है। तो अगर हीट इंजन है, जो कि इम्पॉसिबल है कि 100% थर्मल इफिशियंसी वो कभी गेन नहीं कर सकता, अगर कर लेता है तो वो किस चीज को वायलेट कर रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी को जनरेट करता है, मतलब इंटरनल एनर्जी 0 होगी उस समय में, ठीक है, इसलिए ये सेकेंड स्टेटमेंट को वायलेट करता है। नेक्स्ट चलते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ थर्मोडायनामिक साइकिल कैन नॉट बी इनफाइनाइट सिंस इट। अभी हमने देखा कौन सा है, सेकेंड लॉ, तो ये हो जाएगा इट वायलेट्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम या साइकिल की इफिशियंसी जो है वो इनफाइनाइट या इफिशियंसी इनफाइनाइट या 100% नहीं हो सकती, क्योंकि वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट करता है, एंट्रोपी को वायलेट करता है। नेक्स्ट है केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विद। अभी हमने डिस्कस किया केल्विन प्लैंक्स लॉ किसके लिए होता है, हीट इंजन के लिए, हीट इंजन की डेवलपमेंट केल्विन प्लैंक्स लॉ पे बेस्ड है। और ये किस चीज के लिए है, मतलब हीट इंजन है तो क्या करेगा, हीट एनर्जी को वर्क में ट्रांसफॉर्म करता है, तो कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। नेक्स्ट है, इन अ पैरेलल सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। पैरेलल सर्किट के अंदर
पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, मतलब पैरेलल सर्किट है, इस तरह से दो सर्किट है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो हमेशा फॉर अ पैरेलल सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल फॉर ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इक्वल होते हैं दोनों में, तो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये पैरेलल में चेंज नहीं होता है, पैरेलल में दोनों में ही पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम रहेगा, वी वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा। हाँ, यही अगर सीरीज में होता तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होता। तो अगर पैरेलल में है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो देखिए बैटरी कैसे डिनोट करते हैं, बैटरी कैपेसिटी आप सभी ने सुना होगा, एम्पियर आर में यूज किया जाता है, मतलब इसको डिनोट करने के लिए एम्पियर आर इसकी यूनिट है। It is the amount of continuous current multiplied by the discharge time that a battery can supply before exhausting the internal source of chemical energy। तो जो लिथियम आयन बैटरी हम जनरली देखते हैं वो क्या होता है कि कैथोड और एनोड की तरफ से यहाँ से एटम्स मूव होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते हैं, और एक बार जब यहाँ से एटम यहाँ पे कंप्लीटली मूव हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। फिर इसको हम रिचार्ज करते हैं, तो ये रिचार्ज में क्या करता है, जो एटम्स इधर गए थे उसको वापस से यहाँ पे भेजते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, और अगेन फिर वो बैटरी वर्क करने लगता है। तो इसकी यूनिट क्या पूछा है इसमें, एम्पियर आर की इसकी यूनिट होती है बैटरी कैपेसिटी की। नेक्स्ट है फॉर द सेम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, सेम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए विच वेव विल फॉर्म हैव द लीस्ट आरएमएस वैल्यू। द लीस्ट किसके लिए होता है, एम के बराबर, ये स्क्वायर वेव के लिए होता है, ठीक है, स्क्वायर वेव के लिए सबसे कम होता है, सबसे लीस्ट आरएमएस वैल्यू एम के बराबर होता है, किसके लिए, स्क्वायर वेव के लिए। नेक्स्ट है टू साइनोसाइडल इक्वेशन आर गिवन एज, ये टू साइनोसाइडल इक्वेशन गिवन है, तो कह रहे हैं इन दोनों में फेज का डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए अगर दो साइनोसाइडल वेव है, इसको हमने कैसे जनरेट किया है, ए साइन ओमेगा टी और बी साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी और कॉस दोनों साइन ओमेगा टी है, ठीक है, दोनों की हमने एक क्या किया, रेफरेंस ले लिया, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाइंड करना है, तो एक साइन ओमेगा टी और ये कॉस ओमेगा टी। अब ये दोनों के बीच में एक ईएमएफ फोर्स यहाँ है, एक ईएमएफ फोर्स यहाँ जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में फेज एंगल पूछ रहा है कि फेज एंगल कितना है, मतलब ये टोटल एंगल फाई कितना है, ठीक है, फेज डिफरेंस कितना है, क्योंकि एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है। ओके, एक 45 डिग्री पे है और एक 30 डिग्री पे है। ओके, अब हमें फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या है, सिंपली हमें इसका एंगल रेफरेंस है और इसका एंगल, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, मान लीजिए ये एक साइन वेव है और दोनों के बीच में 75, मतलब ये हो गया ये 90, तो और ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, यहाँ से जनरेट हो रहा है ऐसे, तो इन दोनों के बीच में हमें फेज का एंगल फाइंड करना है, तो ये फेज एंगल कितना हो गया, दोनों का सम कर दें, क्योंकि ये 45 है और ये 30 डिग्री है, तो आपको इसमें सिंपली क्या करना है, दोनों वैल्यू को, क्योंकि ये माइनस में है तो नीचे है, ये प्लस में है तो ऊपर है। हाँ, अगर दोनों प्लस में होते, मान लो ये भी प्लस में होते, तो इन दोनों के बीच में फेज एंगल क्या होता, 45 माइनस 30, 15 डिग्री हो जाता। एक माइनस का है मतलब नीचे है, एक प्लस का मतलब ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 75 डिग्रीज, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट गिवन बाय द इक्वेशन। आरएमएस वैल्यू दोनों अल्टरनेटिंग करंट का गिवन है, दो नहीं बल्कि एक ही अल्टरनेट करंट है, उसका आरएमएस वैल्यू का इक्वेशन गिवन है। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि आप वैल्यू फाइंड कीजिए कितनी इसकी आरएमएस वैल्यू है, तो इक्वेशन है 50 साइन 314t माइनस 10 डिग्री प्लस 30 साइन 314t माइनस 20 डिग्री। तो इसको फाइंड करने का आरएमएस का क्या तरीका है, सिंपली दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, तो जो भी वैल्यू है उसको अंडर रूट कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एम्पियर, ठीक है, इसकी जो कोफिशिएंट्स है इसको स्क्वायर करके डिवाइड बाई अंडर रूट 2 करके अंडर रूट निकाल देंगे, तो ये मिलेगा हमें 41.23। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम कॉइल के नंबर के साथ रिलेट करना चाहें, किसी भी के भी साथ रिलेट करना चाहें, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है वो सिंपली फॉर्मूला होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये फॉर्मूला है जिससे आप आराम से निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड, हायर द नंबर ऑफ टर्न्स हायर द ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो ये आंसर हो जाएगा आंसर सी। सो थैंक यू ऑल, इस वीडियो में इतना ही, हम लोग जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।